हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़ एंड की करंट अफेयर्स जो कि हमारी जनवरी मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशन में भी दो टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। एक तो हम लोग इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट देखे एंड सेकेंड यहाँ पे ट्रायंगल देखे जो कि इंडिया श्रीलंका और चाइना के बीच में है। तो ये आर्टिकल काफ़ी शानदार लगी मुझे, क्योंकि एक आपका जो थिंकिंग है वो यहाँ पे डेवलप हो सकता है चाइना को लेकर कि दो जो नेबर कंट्री है उनके बीच में। इट मीन्स कि हमारे यहाँ पे जो पड़ोसी देश है उसमें चाइना कैसे इंटरफेयर कर रहा है। तो ये दो टॉपिक हमारी कंप्लीट हो गई है। इसे अगर आप लोग को देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं इंडिया और इजराइल, देन यहाँ पे WHO के बारे में देखेंगे, देन यूक्रेन क्राइसिस। आज के डेट में आप देख रहे हो कि क्या हालत बन चुकी है, लेकिन इससे पहले ओवरव्यू ले लेंगे कि जनवरी मंथ में यहाँ पे यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर बहुत ही अच्छी आर्टिकल आई है, तो इसे मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी। काफ़ी लेंथी भी है ये आर्टिकल। इसी में आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आज के डेट में जो ये युद्ध हो रहा है, वॉर हो रहा है, ये हो क्यों रहा है। और न्यूज़ इन शॉर्ट्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग की आज की आर्टिकल जो कि इंडिया और इजराइल के साथ है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी न्यूज़ कि अगर आप लोग को वीज़ा ना इसके टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है फॉर प्रीलिम्स 2022, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो ईमेल आईडी है वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंडिया और इजराइल के बारे में। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, ये दो रिलेशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि इंडिया, अभी आप देखो कि इजराइल के साथ अभी हमारी एक सबमिट हुई, डायलॉग हुई, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को यहाँ पे कंक्लूड किया गया। और किस ओकेजन में, तो आपको पता है कि हमारे इन दोनों कंट्रीज़ में, यानी कि हम लोग और जो यहाँ पे इजराइल है, हमारे दोनों के रिलेशनशिप का यहाँ पे 30 ईयर्स हो चुका है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो फ्रेंडशिप रिलेशनशिप है उसकी हमारी 30 ईयर्स हो चुकी है, डिप्लोमेटिक टाइज़ है। तो ये जो 30th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, उसी के ओकेजन में आप देखो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर यहाँ पे डील साइन हुई है। अब यहाँ पे अगर हमारे यहाँ पे 30 साल हो चुकी है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिया और इजराइल। इससे पहले अगर मैं चाहूँ तो मैं आप लोग को यहाँ पे इजराइल की जो लोकेशन है उसके बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी डिस्प्यूटेड एरिया है और हमेशा आप देखते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। तो ये रही इजराइल। इजराइल आपको देखने को मिलेगा, एक साइड यहाँ पे इजिप्ट है और दूसरे साइड आपको वेस्ट एशिया की ये नेशन देखने को मिलेगी जो कि जॉर्डन है, सीरिया है और लेबनान है। तो ये यहाँ पे 4 देश है जिससे कि इजराइल की बॉर्डर शेयर होती है। साथ ही आप देखो इजराइल में यहाँ पे आपका जो है ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यहाँ पे मेडिटेरियन सी से इसकी जो वेस्टर्न साइड है वो यहाँ पे आपका टच होता है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि इजराइल और पैलेस्तीन, तो पैलेस्तीन यहाँ पे पूरी तरीके से सिमट चुका है। अब पैलेस्तीन आपका 2 जगह ही बढ़ चुका है, जो कि है एक तो आपको वेस्ट में देखने को मिलेगा गाजा स्ट्रिप है और ईस्ट में आपको वेस्ट बैंक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वेस्ट बैंक है और ये गाजा स्ट्रिप है। यहीं पे 2 देश है जहाँ पे आपका 2 जगह है जहाँ पे आपका जेरूसलम सिमट के रह गया। पहले ये पूरा एरिया जेरूसलम का होता था, लेकिन धीरे धीरे इजराइल ने पूरा यहाँ पे कब्जा कर लिया है। फाइन, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हमारे और इजराइल के जो बायलैटरल रिलेशन है, कहाँ कहाँ हम लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। सबसे पहले अगर पॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन है जो कि 1992 में इस्टेब्लिश हुआ था। इट मीन्स कि हम लोग करेंट ही है, ज़्यादा पुराने हैं नहीं। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि हमारे जो स्ट्रैटेजिक लेवल है, हम लोग टाइम टू टाइम इसको अपडेट किए, लेकिन लास्ट 2017 में हमने अपनी रिलेशन को और ज़्यादा अपग्रेड किया। हमारी हाई लेवल एक्सचेंजेस है, मिनिस्ट्रियल विजिट होती रहती है, यानी कि दोनों देश में आप देखो कि मिनिस्ट्रीज जो है एक दोनों देश में जाकर वो विजिट करते रहते हैं। रिसेंटली अगर बात करें तो जो न्यू क्वाड का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें आप देखो इंडिया और इजराइल जो कि US और UAE के साथ यहाँ पे न्यू क्वाड जो है वो यहाँ पे फॉर्म हुआ और इसको मिडिल ईस्टर्न क्वाड कहा जा रहा है, जो कि एक साथ ये काम करेंगे। यानी कि ये 4 कंट्री जो है, जैसे क्वाड कंट्रीज़ थी पहली क्या मतलब है भी, जिसमें आप देखो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, US और जापान, ये 4 कंट्री एक साथ बन रहे। अब इसी को देखते हुए यहाँ पे और 4 देश एक साथ आए हैं जिसे न्यू क्वाड कहा जा रहा है। तो यहाँ पे इंडिया सेम है, लेकिन इसी के साथ US और इंडिया सेम है, इसी के साथ आपका इजराइल और यहाँ पे UAE के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये दोनों यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं। तो इसलिए इसको मिडल ईस्टर्न जो है क्वाड कहा भी जा रहा है, जो कि यहाँ पे इन चारों कंट्रीज़ में जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टाइज है इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए न्यू क्वाड बनाया गया है। तो क्वाड और जो न्यू क्वाड है, इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जो कंट्रीज़ के नाम है उसमें आप लोग कन्फ्यूज़ मत होना। इकोनॉमिक और कमर्शियल रिलेशन की बात करें तो बायलैटरल मर्केंडाइज ट्रेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि $5.6 बिलियन तक का है, जो कि हमारा 2018-19 का है। फिर 1992 से ऐसा कहा जा रहा है कि 30 टाइम्स हमारी जो व्यापार है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुकी है।
और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इंडिया के फेवर में है, ठीक है। इट मीन्स कि हम लोग एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड यहाँ पे बना हुआ है। इजराइल हमारी, आप देखो कि इंडिया जो है इजराइल की 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है पूरे एशिया में और 7th लार्जेस्ट है अगर हम लोग पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखें तो। इसलिए आप लोग देख रहे हो कि हम लोग 3rd लार्जेस्ट है वहाँ से, तो इसलिए इट मीन्स कि हमारे यहाँ से सामान जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर पे जाते हैं। अगर डायमंड की बात करें, ट्रेड जो डायमंड में होता है वो 40% तक है। इट मीन्स कि हम लोग जो डायमंड की खरीद बिक्री करते हैं वो 40% तक है हम लोग दोनों देशों में। और रिसेंट ईयर में ये कहा जा रहा है कि जो बायलेटरल ट्रेड है वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड हुआ है। इट मीन्स कि हम लोग डायमंड वगैरह इन सब फील्ड के अलावा भी और कुछ ऐसे फील्ड है जिसको कि हम लोग इंक्लूड किए हैं और वहाँ पे हम लोग व्यापार करना स्टार्ट किए। जैसे फार्मास्यूटिकल है, आपको पता है कि हम लोग जो है जेनरिक मेडिसिन में सबसे फर्स्ट नंबर पे आते हैं, तो ऑब्वियस है कि हम लोग फार्मास्यूटिकल जो एरिया है वहाँ पे भी हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अब हमारे लिए यहाँ पे इजराइल है जिसे हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। एग्रीकल्चर है, खेती प्रधान देश ही है हमारा, तो हम लोग भी यहाँ से कुछ प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आईटी है, टेलीकॉम है और होमलैंड सिक्योरिटी है। ये कुछ ऐसे फील्ड है जो कि पहले हम लोग इसमें कॉपरेशन नहीं करते थे, बट राइट नाउ अब हम लोग यहाँ पे कॉपरेट करने लगे हैं। साथ ही आप देखो इंडिया को भी बेनिफिट हो रहा है इजराइल की एक्सपर्टीज़ और टेक्नोलॉजी। आपको पता है इजराइल बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट कंट्री है, इनमें टेक्नोलॉजीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप देखो कि नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन कहते हैं ना कि कम संसाधन में भी आप कैसे बेटर जो लाइफ है वो लीड कर सकते हो, वो हम लोग इजराइल से सीखते हैं। इवन आप देखो वहाँ पानी की स्कार्सिटी है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही बेटर टेक्निक से किया जाता है। हमारे यहाँ पानी की इतनी एबंडेंस है, लेकिन हम लोग पानी बर्बाद करते हैं। और पानी बचाना कैसे है, ये सारी टेक्निक भी हम लोग इजराइल से ही सीखते हैं। इवन लेस वाटर में हम लोग मोर वेजिटेशन कैसे कर सकते हैं, इस टेक्निक को भी हमने इजराइल से ही सीखा है। तो उनकी टेक्नोलॉजी से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इवन हॉर्टिकल्चर मैकेनाइजेशन से, मैकेनाइजेशन वाले फील्ड में प्रोटेक्टेड यहाँ पे कल्टीवेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑर्किड कैनोपी मैनेजमेंट, नर्सरी मैनेजमेंट, माइक्रो इरीगेशन है, तो ये सब आप देख सकते हो कि क्या है, तो खेती से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर फील्ड में जो है इजराइल काफ़ी ज़्यादा नाम कमा रहा है अपने टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे देखते हैं डिफेंस एंड सिक्योरिटी के फील्ड में, तो इंडिया इंपोर्ट करते हैं क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी भी। इट मीन्स कि डिफेंस के सेक्टर में भी आप देख सकते हो कि इजराइल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हम लोग फेवर भी करते हैं। यूएस रशिया के अलावा इजराइल भी हमारा एक ऐसा फ्रेंड है जो कि हमें डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ भी देते हैं। साथ ही जॉइंट वर्किंग है, हम लोग यहाँ पे काउंटर टेररिज्म को रोकने के लिए जो काम कर रहे हैं उसमें इजराइल हमारा साथ देता है। साथ ही एग्रीमेंट है हमारी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो कि क्रिमिनल मैटर में है। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल मैटर्स हैं जिसमें कि हम लोग को लीगल असिस्टेंस यानी कानूनी तौर पर अगर एक दूसरे को सहायता करना हो तो हम लोग ज़रूर एक दूसरे को करते हैं, वो भी होमलैंड सिक्योरिटी अपने अपने देशों को सिक्योर करने के लिए, और प्रोटेक्शन जो कि यहाँ पे क्लासिफाइड मटेरियल्स में है। कुछ क्लासिफाइड यहाँ पे होंगे, कुछ क्लासिफिकेशन होंगे, उसमें भी हम लोग एक दूसरे को कॉपरेट करते हैं कानूनी तौर पर। ओके, अगर कल्चरल और एजुकेशन फील्ड में देखें तो इंडिया जो जाना जाता है इजराइल में, वो एंशिएंट नेशन जाना जाता है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेडिशन है। ऑब्वियस है ये इजराइल में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो है हमारी देश की जो संस्कृति है उसको हर कोई जानता है कि हम लोग जो है ट्रेडिशनल तरीके से और ट्रेडिशनल चीज़ों को आज भी हम लोग उतना ही महत्व देते हैं, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है और ऑल्टरनेटिव एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है। हमारे यहाँ बहुत सारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है जिसे देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट जो है वो देश विदेश से आते हैं। तो ऑब्वियस है कि इसके लिए आप लोग देखो कि इजराइल में भी इस चीज़ से हम लोग फेमस है। न्यू फंडिंग प्रोग्राम है, यानी कि हम दोनों आगे मिलके यहाँ पे एक जॉइंट एकेडमिक रिसर्च लेकर आया है जो कि न्यू फंडिंग प्रोग्राम है, और इसको लॉन्च किया गया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमीशन है हमारे तरफ से ये है, और इजराइल की जो साइंस फाउंडेशन है वो यहाँ पे नोडल ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों देश जो है अपनी जो डेमोक्रेसी और प्लूरलिज्म का जो वैल्यूज़ है उसको शेयर करते हैं। साथ ही हम लोग भी यहाँ पे शेयर करते हैं कि सिविलाइजेशन फिलॉसफी को लेकर। इट मीन्स कि आप जानते हो कि हम लोग किस फिलॉसफी पे चलते हैं, तो वसुदेव कुटुंबकम। इट मीन्स कि पूरा देश ही हमारा दोस्त है, पूरे देश का हमें ख्याल रखना है, पूरे वर्ल्ड का हमें ख्याल रखना है, और हर एक कोई जो है एक दूसरे के साथ मित्रता की भावना रखे। तो वसुदेव कुटुंबकम जो हमारे देश में है, हमारे देश के द्वारा ये फॉलो किया जाता है, इस चीज़ को इजराइल भी इसको फॉलो करते हैं। वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, यानी कि पूरे संसार जो है एक फैमिली है। और टिकुम ओलाम जो कि इजराइल में है, इट मीन्स कि हील द वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करो, जो भी दुख है उसको हील करो। तो ये यहाँ पे टिकुम ओलाम है जिसे हम लोग अपने देश में और अपने तरीके से इसको फॉलो करते हैं। तो हमारी जो फिलॉसफी है और उनकी जो फिलॉसफी है इसको भी हम लोग इसके वैल्यूज़ को शेयर करते हैं, साथ ही इंपॉर्टेंस भी देते हैं और फॉलो भी करते हैं। ओके, इंडियन कम्युनिटी की बात करें तो आप देखो कि 85,000 जूस जो इंडियन ओरिजिन के हैं वो आज के भी डेट में इजराइल में रह रहे हैं,
और मेजोरिटी जो हमारे देश से आपको देखने को मिलेगा वो महाराष्ट्र वाले राज्य से है। साथ ही अगर दूसरी तरफ देखें तो जूइस जो डायस्पोरा है इंडिया में, वो यहाँ पे शांति तरीके से इंडिया में रहते। 100 ऑफ ईयर से आप देख रहे हो कि जूइस जो है हमारे देश में भी रह रहे और हमारे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में भी वो कंट्रीब्यूट करते हैं। इंडिया की जो लिटरेचर और आर्ट है इसको भी इनरिच करने में इजरायली लोग जो है यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो ये सारे एरिया ऑफ कॉपरेशन है जो कि आप देख सकते हो कि हर एक फील्ड में हम लोग एक दूसरे का बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर रिलेशन में कहीं ना कहीं कुछ आप देखते हो खट्टे मीठे होते हैं, तो कुछ यहाँ पे जो है वो आपका एरिया ऑफ कंसर्न भी होता है कि किस किस मुद्दे पे हमें बात करना चाहिए, समझना चाहिए। तो फर्स्ट है रेडिकलिज्म और टेररिज्म। जैसे आपको पता है कि हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा थ्रेट यहाँ पे झेलते हैं, क्योंकि एक साइड जो है वेस्ट साइड एक पाकिस्तान है जो कि हमारे सर पर बैठा है, ईस्ट साइड आप देखो कि चाइना है। ये दोनों चट्टे पट्टे हैं और ये दोनों हमारे ऊपर जो है ये टेररिज्म का आतंक फैलाते हैं। लेकिन चलिए टेररिज्म के लिए अगर चाइना को ब्लेम करें तो इट इज़ नॉट ट्रू, लेकिन हाँ पाकिस्तान है वो अकेला काफ़ी है जो कि हमारे देश में जो है ये थ्रेट पैदा करता है। और ऊपर से आप देखो कि हमारी जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से लगती है, और ऊपर से इजराइल में भी आप देखो कि इनके जो नेबर्स है पैलेस्तीन और लेबनान, वो भी ऐसे ही है, टेररिस्ट अटैक करते रहते हैं और हमेशा आप जो झड़प देखते हो वो इनके कारण ही होता है। साथ ही ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल आप देखो कि ये पूरी तरीके से जैसा होना चाहिए, हम लोग चाहे तो हम लोग अपनी ट्रेड जो है व्यापार जो है वो इजराइल के साथ और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। ट्रेड मेनली जो है वो डायमंड है, डिफेंस है, इन दोनों जो है ये 2-3 ऐसे सेक्टर है जहाँ पे हमारा जो है ट्रेड डिफाइंड है। और इवन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो आप लोग देखो कि पूरे 10 साल से ये एकदम स्टैग्नेंट है। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात करें तो ये भी हमारा जो है 1996 में साइन हुआ था। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी कहने का मतलब है कि दोनों देश जो है एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन करते हैं जहाँ पे उन दोनों को एक दूसरे को कॉपरेट करना होता है इन्वेस्टमेंट में। इट मीन्स कि इजराइल कहते हैं कि वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम लोग कहते हैं कि हम लोग इजराइल के किसी सेक्टर्स में हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जो ट्रीटी है ये हमारा 1996 में साइन हुआ, बट अभी देखो आप बाद में चल के ये टर्मिनेट हो गया, क्योंकि डिफरेंसेस है दोनों कंट्रीज़ में, अपने अपने तरीके से डिफरेंसेस है इन्वेस्टमेंट की। यहाँ पे आपको ह्यूज गैप देखने को मिलेगा। साथ ही इमर्जिंग फिशर्स है पूरे वेस्ट एशियन रीजन में, आप देख सकते हो जैसे इजराइल और सऊदी अरेबिया है, ये काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि एक ही इनका एम है कि यहाँ पे जिस तरीके से ईरान बढ़ते जा रहा है, ईरान की पावर बढ़ते जा रही है, उस तरीके से यहाँ पे इजराइल और जो सऊदी अरेबिया है ये दोनों मिलकर इनको टैकल करना चाह रहे हैं। अब ये हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाता है कि हमारी रिलेशन तो आप जानते हो इजराइल के साथ बहुत बेटर है, सऊदी अरेबिया के साथ बेटर है, इवन ईरान के साथ भी हमारी रिलेशन बेटर है। तो जब यहाँ पे हमारे जो 2-3 दोस्त है अगर वो आपस में झगड़ लेते हैं ना, तो हमारे लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम होता है कि हम लोग उन तीनों दुश्मन के साथ एक अच्छी रिलेशन इस्टेब्लिश कर सके। तो ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। साथ ही ह्यूमन राइट्स वॉलेशन भी आप देखते हो इजराइल के द्वारा किया जाता है पैलेस्तीन के अगेंस्ट में। कई बार आप देखो अभी भी जो लास्ट ईयर जो जिस तरीके का यहाँ पे हंगामा हुआ था पैलेस्तीन और इजराइल के बीच में, वहाँ पे भी जो है हमने यहाँ पे किसी के फेवर में वोट नहीं दिया, क्योंकि आप देखते हो कई बार ऐसा होता है कि इजराइल के पास बहुत ही हाई टेक्नोलॉजीज़ के वेपन वगैरह होते हैं और वो जो है गाजा स्ट्रिप में फायर किए थे, यहाँ वहाँ वो मिसाइल भी ये जो है फायर किए थे, लॉन्च किए थे। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कई बार देखा जाता है कि पैलेस्तीन के अगेंस्ट में ह्यूमन राइट वायलेशन होता है और ये किया जाता है इजराइल के द्वारा। तो हम लोग हमेशा से यहाँ पे आप देखो कि हमारा तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे संविधान में है उनको हम लोग बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करते हैं। उसी हिसाब से जो यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट जो है यहाँ पे है, उसको भी हम लोग काउंसिल है उसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। तो जो वायलेशन हो रही है उससे हमें भी परेशानी होती है और कई बार ये डिलेमा भी होता है कि साथ देना है, किसका साथ देना है, नहीं देना है। ठीक है, रिसेंटली आप देखो कि हमारे द्वारा एब्सटेंड कर दिया गया। इट मीन्स कि जो यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट काउंसिल है उनके द्वारा ये कहा गया था कि यहाँ पे वोट करने के लिए, और तो ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उनके द्वारा एक परमानेंट कमीशन सेटअप किया गया जिससे कि वो देखते हैं कि ह्यूमन राइट की वॉलेशन कितनी हो रही है और जो गाजा, वेस्ट बंगाल और पैलेस्तीन वाले रीजन में। तो यहाँ पे हम लोग जो है एब्सटेंड कर दिए थे। इट मीन्स कि वोट जो है हम लोग नहीं दिए थे। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारा दोस्त जो है वो आपस में दुश्मन हो जाता है, तो किसका साथ दे ये समझ में नहीं आता। देन यहाँ पे कनेक्टिविटी की अगर बात करें दोनों देश के बीच में, तो वो भी आज के डेट में पुअर ही है। और इससे आप देखो कि जो लोगों की यहाँ पे कनेक्टिविटी है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ये भी यहाँ पे लिमिटेड है। इजराइल की क्लोज टाई आप देख सकते हो कि चाइना के साथ है। चाइना हमारा दुश्मन और हमारे जो दोस्त है उसको चाइना हमेशा अपना दोस्त बना लेता है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। चाइना सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा है इजराइल का, अभी भी है। हम लोग थर्ड लार्जेस्ट है, तो सबसे ज़्यादा जो है सस्ते सामान जो है हमसे पहले चाइना वहाँ पे डंप कर देता है। तो इजराइल जो है वो सेकंड लार्जेस्ट वेपन भी सप्लायर करता है चाइना को। रिसेंटली आप देखो कि यहाँ पे वो इजराइल जो है ये भी अग्री हो गया कि चाइना का जो वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव है, BRI इनिशिएटिव है, इस पर भी ये पार्टिसिपेट करेगा। तो ये भी एक बात हो जाता है कि आप देख सकते हो कि
जो इज़राइल को इतना ज़्यादा यहाँ पे अपने कब्जे में ले लिया कि इज़राइल जो है इनके प्रोजेक्ट को भी साइन करना स्टार्ट कर दिए। तो ये भी एक डर रहता है ना कि इज़राइल को कहीं जो है चाइना अपने चंगुल में ना फंसा ले, फिर तो एक हमारा जो इतना अच्छा खासा रिलेशन है वो बर्बाद हो जाता है। वे अहेड में कहा जाता है कि हम लोग किस तरीके से अपने रिलेशन को और ज़्यादा पावरफुल कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि किसी भी देश के अगर हमें अपनी रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करनी है तो ऑब्वियस है कि हमारे देश के लोग और उनके देश के लोगों में आपस में कांटेक्ट होना चाहिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होना चाहिए। वैसे भी इजराइल में देखो हमारे डायस्पोरा भरे पड़े, तो ऑब्वियस है कि वहाँ के जो इजराइल पीपल है उनके साथ उनके संबंध अच्छे हो। इवन हमारे यहाँ ज्यूज़ है तो हमारे इंडियंस का जो है ज्यूज़ के साथ जो रिलेशन है वो बेटर होनी चाहिए। तो अगर स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होगा कि हम लोग स्ट्रॉन्ग पावर डिप्लोमेसी को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हमारे रिलेशन आपस में बेटर हो। सेकंड फील्ड होता है एजुकेशन। आप देखो इंडिया जो है वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है हायर एजुकेशन का, तो इसमें क्या है ना कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी तरीके से इजरायली को यहाँ पे मदद कर सकते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन फील्ड में। साथ ही इजराइल जो है आप देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी होस्ट कर रखे हैं, वो भी 300 से ज़्यादा मल्टीनेशनल कंपनीज़ का, और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट पर कैपिटा है। इट मीन्स कि पेटेंट कहने का मतलब होता है कि एक स्पेशल तरीके का आपको हक देना। इट मीन्स कि अगर कोई भी इंसान अपने टाइम और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करके अगर किसी भी चीज़ का ये इनोवेशन करते तो उसको उसके लिए पेटेंट दे दिया जाता है। तो यही चीज़ें हैं कि हाई नंबर ऑफ पेटेंट पर कैपिटा जो है वो आपका इजराइल से दिया गया है, और 300 से ज़्यादा एमएनसी कंपनीज़ है जो कि यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखो हमारे यहाँ एजुकेशन शिक्षा का भंडार है, उनके यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भंडार है, तो हम लोग दोनों आपस में क्यों नहीं इसको सहूलियत एक दूसरे का साथ दें। साथ ही हमें इजराइल का जो वाटर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है उससे सीखने की ज़रूरत है। काफ़ी हद तक हम लोग सीखते भी हैं और आगे भी हमें इसे सीखने की ज़रूरत है। ऐसा कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजीज़ मेनली फोकस होना चाहिए कि वाटर कंजप्शन कैसे रिड्यूस करना है और वेस्ट वाटर को कैसे रिसाइकिल करना है। इंडिया में भी आप देखो कि काफ़ी बेनिफिट होता है कि किस तरीके से हम लोग क्लाइमेट चेंज को टैकल करें। साथ ही अगर हम लोग देखें तो इजराइल की जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है वाटर कंजप्शन को कम करना या फिर फोकस करना कि किस तरीके से जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकिल करना, तो इसलिए ये सारी जो यहाँ पे टेक्निक्स है जो कि इजराइल के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो हम लोग को काफ़ी बेनिफिट होगा कि हम लोग यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को डील कर सके, साथ ही जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम कर सके। कुछ स्ट्रैटेजिक इश्यूज़ है जैसे कि आप वाटर्स देखो ब्रह्मपुत्र का, इंडस का, इस तरह जो वाटर्स है उनको हम लोग बेटर तरीके से मैनेज कर सके। हमारे देश में जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है, हर लोग गांव को छोड़ते हुए बहुत तेज़ी से शहर में आ रहे हैं, और शहर में जो है पानी का इस्तेमाल इस तरीके से बढ़ रहा है कि पानी की जो वाटर टेबल है वो यहाँ पे कम हो रही है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बेटर तरीके से इसकी टेक्नोलॉजीज़ को हम लोग सीख सकते हैं। साथ ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, आप देखो इजराइल जो है ये वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ है जो कि इंडिया को हेल्प करती है सेल्फ रिलायंस होने में। हम लोग तो यहाँ पे कहे कि हाँ सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन जो है हम लोग खुद करेंगे, बट क्या हम लोग खुद करेंगे? हम लोग जानते हैं टेक्नोलॉजीज़ वगैरह से हम लोग अवेयर है नहीं है। तो इसके लिए हमें कौन मदद करेगा? तो इसके लिए हमें इजराइल जो है वो मदद कर सकता है कि हम लोग आत्मनिर्भर बन सके सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में। साथ ही म्यूचुअल लर्निंग भी है जो कि कॉमन प्रैक्टिसेस के लिए होना चाहिए। जैसे हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग इंस्पिरेशनल रोल जो कि बुड्स है, मोसव है, वो भी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे हमारे नेशन बिल्डिंग में जो कि इजराइल में कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके से जो यहाँ पे किया जा रहा है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग भी अपने देश में अगर इसको फॉलो करें जितनी हमें ज़रूरत है, तो हमारे देश में भी काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। साथ ही इजराइल को भी यहाँ पे बेनिफिट होता है जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है। बहुत सारी ऐसे हमारे देश में सेल्फ हेल्प विमेन है जो कि ग्रुप ऑफ विमेंस होती है जो कि अपने खुद को वो हेल्प करती है। इट मीन्स कि वो यहाँ पे काम करते हैं, अर्न करते हैं और अपनी लाइफ को बेटर करते हैं। तो ये पूरे देश में हमारे यहाँ चलता है। तो इस तरीके की जो यहाँ पे बातें हैं वो हमारी विमेन को कैसे यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की जो हम लोग बातें करते हैं, इस चीज़ों को भी इजराइल में यहाँ पे आपका जो है इसको यूज़ किया जा सकता है, मतलब कि इस फंडे को वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारी एरिया है जहाँ पे हम लोग स्पेशली फोकस कर सकते हैं और हमारे और जो इजराइल की रिलेशन है वो और बेटर हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखो कि इंडिया का जो डी हाइफेनेटेड पॉलिसी है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। इससे आपका प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये डी हाइफेनेटेड पॉलिसी है क्या, जो कि इंडिया और पैलेस्तीन के बीच में है।
तो अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें तो डी-हाइफेनेशन कहने का मतलब है कि दो कंट्रीज़ के साथ डील करना, और दोनों कंट्रीज़ जो है उनकी रिलेशन एकदम से अपोजिट है। ठीक है, आप पैलेस्तीन और इसराइल की देखो, इनकी आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, एवरीथिंग्स आर वेरी डिफरेंट। तो इन दोनों कंट्री के साथ हमारी रिलेशन अच्छी है। पैलेस्तीन का भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, पीस कीपिंग जो फोर्सेज है वो वहाँ पे हम लोग भेजते हैं। इसराइल के साथ हमारी अच्छी रिलेशन है, तो हम लोग यहाँ पे भी इसको मेंटेन करते हैं। अब इसराइल और पैलेस्तीन आपस में कट्टर दुश्मन है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है दोनों कंट्री में एक बैलेंस बनाकर चलते हैं, जिसको हम लोग डी-हाइफेनेटेड पॉलिसी कहते हैं। अगर हम लोग पुराने तरीके से ही देखें तो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसराइल और पैलेस्तीन की तरफ ही है, लेकिन हाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी है। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे जो है हमारी इसराइल के साथ भी टाइज है, जो कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज़ के साथ भी लिंक है, स्पेशली जो कि इंडिया को यहाँ पे थोड़ा सा प्रिवेंट करते कि किस तरीके की पॉलिसीज़ जो है वो इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। साथ ही रिसेंट ईयर में भी आप लोग देख सकते हो कि हम लोग इस पॉलिसी को इस्तेमाल किए। सो दैट्स वाई दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग यहाँ पे जो है इसराइल और पैलेस्तीन के बीच में जो अभी यहाँ पे युद्ध हो गया था, तो उसमें हम लोग डी-हाइफेनेटेड पॉलिसी के ही बेसिस पे चले। इसका मतलब है कि हमारी जो रिलेशनशिप है इसराइल के साथ वो हमारे खुद के या फिर हमारे रिलेशन है जिस तरीके से उसके मेरिट पे ये बेस्ट करता है। हमारा जो रिलेशन है इसराइल के साथ वो एकदम इंडिपेंडेंट है, और जिस तरीके से हमारे रिलेशन पैलेस्तीन के साथ है ना, उससे बिल्कुल अलग है इसराइल का। तो दोनों को हम लोग यहाँ पे बिल्कुल अलग करके रखते हैं और दोनों का साथ देना, यानी कि दो अलग अलग कंट्रीज़ को हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल तरीके से देख रहे हैं। इसको हम लोग डी-हाइफेनेटेड पॉलिसी कहते हैं। फाइन, अब इसी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फंड है, तो ये I4F है। इसके बारे में देखते हैं। जो एक्सपर्ट्स है इंडिया इजराइल से, उनके द्वारा 3 ज्वाइंट यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया है। I4F की बात करें, जो कि इंडिया इजराइल इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, ये एक कॉपरेशन है जो कि इंडिया और इजराइल के बीच में है। जिससे क्या होगा कि जो इंडस्ट्रियल बेसिस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, उसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, फैसिलिटेट करेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। इसका एम यही है कि हमारे देश में जो है इंडस्ट्री, यानी कि हमारे और इजराइल के देश में जो इंडस्ट्री है उसके पहले हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D करना होगा, जिसके बेसिस पे जो है हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारे दोनों कंट्रीज़ में किस तरीके की इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, उसको सेटल कैसे करना है, फिर उसको चलाना कैसे, ऑपरेट कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं, जिसके लिए यहाँ पे फंड का क्रिएशन किया गया और इस तरीके की स्कीम लाई गई है। सो ये रही हमारे बीच की बातें। अब ये समझो कि अदर इमर्जिंग एरिया क्या है। कुछ एरिया तो हम लोग देख लिए जहाँ पे हम और जो इसराइल है वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा आज के डेट में साइबर सिक्योरिटी की बात हो रही है। जितना ज़्यादा डिजिटाइजेशन हो रहा है, जितना ज़्यादा आप जो है सारी चीज़ें ऑनलाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, उतनी ज़्यादा ऑनलाइन थ्रेड भी है। तो इस फील्ड में भी हम लोग यहाँ पे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ऑयल एंड गैस कॉपरेशन भी है, हम लोग एक दूसरे के साथ जो है ऑयल और गैस कॉपरेशन में भी साथ दे रहे हैं। साइंस एंड टेक के फील्ड में भी हम लोग साथ दे रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी और फिल्म क्रो प्रोडक्शन में भी हम लोग यहाँ पे साथ दे रहे हैं। सो आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ में आई होगी। इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप जो है ग्रैब किए होंगे, जिससे कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में यहाँ पे काम बन जाएगा। तो इंडिया इजराइल के बारे में हमने देख लिया कि हम लोग यहाँ पे 30th जो एनिवर्सरी है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसी के बिहाफ में हमने यहाँ पे मैप वर्क देखा, साथ ही एरिया ऑफ कॉपरेशन क्या क्या है वो देखा, अदर एरिया भी देखे जो कि आज के डेट में न्यूज़ है, और इसी के साथ यहाँ पे कंसर्न कहाँ कहाँ हमें फोकस करना होगा अपने रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, साथ ही वे अहेड हम लोग यहाँ पे देखें। ओके, अब आते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो USA के द्वारा आप देखो यहाँ पे सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल यहाँ पे प्रपोज किया गया है। अब करेंट फाइनेंसिंग मॉडल देख लेते हैं कि WHO जो है किस तरीके से पैसे फाइनेंस करती है। तो WHO का जो बजट है वो यहाँ पे आपका 2 फंडिंग टाइप से कॉन्स्टिट्यूट है। एक है कि असिस्ट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, कि पहले असिस्ट किया जाता है, हर एक चीज़ को देखा जाता है, उसके बाद उसमें कंट्रीब्यूट किया जाता है। सेकंड है वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, यानी कि जिसको भी मन है, जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्री है, उनको जितना मन है वो यहाँ पे अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। WHO का वर्क है कि वो प्रीवियसली फंडेड करते हैं पूरी तरीके से असिस्ट कंट्रीब्यूशन में मेंबर स्टेट के साथ, यानी कि यहाँ पे जिस भी मेंबर स्टेट है उनको यहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है। 1990 से वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी रखा गया, जिससे कि आप देखो 54% टोटल फंड जो है वो इंक्रीज़ हो चुका, और अब यहाँ पे 80% से ज़्यादा जो है WHO की जो टोटल इनकम है वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि यहाँ पे एक बार नहीं लगाया गया, लिमिट सेट नहीं किया गया। जिस कंट्री को लगता है कि WHO को फंड देना चाहिए, पैसे देना चाहिए, वो आराम से कंट्रीब्यूट कर पाते हैं अंडर द वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। साथ ही अगर हम लोग देखें WHO की जो बजट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है। जैसे अगर 1991 में देखो तो यहाँ पे $1.4 बिलियन तक था, वहीं 2021 तक आप देख सकते हो तो $5.8 बिलियन है। तो इस तरीके से आप देखो कि यहाँ पे जो है बजट भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसी के साथ ये समझते हैं कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी। कोर फंक्शन क्या है WHO का? सबसे पहले तो आप देखो लीडरशिप प्रोवाइड करना, कोई भी मैटर जो कि हेल्थ से रिलेटेड है, और पार्टनरशिप करना।
साथ ही यहाँ पे शेपिंग करना जो रिसर्च एजेंडा है, अगर किसी भी हेल्थ पर्सपेक्टिव से रिलेटेड अगर रिसर्च करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे काम किया जाता है। साथ ही नॉर्म्स और स्टैंडर्ड को सेट करना कि किस तरीके से इनकी इम्प्लीमेंटेशन को प्रमोट किया जाए और मॉनिटर किया जाए। साथ ही यहाँ पे आर्टिकुलेट करना जो एथिकल और एविडेंस बेस्ड यहाँ पे पॉलिसी ऑप्शन है। साथ ही टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना यहाँ पे, और मॉनिटर करना जो हेल्थ सिचुएशन पूरे देश में चल रही है उसको यहाँ पे मॉनिटर करने का भी काम यहाँ पे WHO का है। तो आप देखो कि WHO का सिर्फ यहाँ पे जो बजट फंडेड किया गया है सस्टेनेबल सोर्सेज से, तो ये बहुत सारे चैलेंजेस है क्योंकि ये सिर्फ 17% है। तो इसलिए WHO के जो डायरेक्टर जनरल है उनके द्वारा हाईलाइट किया गया है कि अब यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि जो WHO का फंडिंग क्राइटेरिया था उसको यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट करना है। तो सबसे पहले कि लिमिटेड फंडिंग है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ज़रूरत है कि अब इसको फंडिंग को बढ़ाना है। WHO के पास पैसे आएंगे तभी तो WHO जो है दूसरे कंट्रीज़ को हेल्प करेगी। तो WHO का जो एनुअल यहाँ पे ऑपरेटिंग बजट है ये काफ़ी स्मॉल है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल जो है उससे भी कम यहाँ पे इनको मिलता है। ओवर रिलायंस है, यानी कि यहाँ पे अब WHO जो है वो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन पे ही डिपेंडेंट है बहुत सारे मेंबर स्टेट और चैरिटी से, जो कि मेनली फोकस करते हैं कि यहाँ पे फंडर्स जो है उनकी प्रायोरिटी सेट कर सके, फोकस उनकी तरफ ला सके। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे परसिस्टिंग पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी है। वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है ये ऑफन ये उस तरीके के प्रोग्राम के लिए होता है जो कि हर एक देश का अपना नेशनल इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस भी होता है, शॉर्ट टर्म इन नेचर भी है ये, तो इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही फॉर इंस्टेंस आप देख सकते हो कि एक क्रॉनिक अंडर फंडिंग होती है एरिया की, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इमरजेंसी है। इट मीन्स कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी डिजीज़ होती है जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान से वो स्प्रेड नहीं करता। जैसे आप कहीं खांस रहे हो, स्नीज़ कर रहे हो, तो इन सब से जो है आप किसी को टच कर रहे हो तो उससे ये डिजीज़, अगर कोई भी डिजीज़ अगर नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है तो डैट ऑल डिजीज़ कम्स अंडर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। या फिर कोई इमरजेंसी है तो इन सब में आप देखो कि बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। साथ ही टाइमली रिस्पॉन्स करना, जिस तरीके से पब्लिक हेल्थ इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो सस्टेनेबल फंडिंग जो है ये काफ़ी क्रिटिकल है कि यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर सके जो भी इमरजेंसी वगैरह हो रही है। ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ फैक्ट देखें तो जो कि WHO की जो करंट फाइनेंसिंग है ये स्ट्रिक्टली यहाँ पे प्रेडिक्टेबल नहीं है और ईयर मार्क्ड भी है, जो कि बहुत प्रॉब्लम करती है कि हम लोग इसका समझ सके कि हाँ पूरे, आप देख ही सकते हो कि कोरोना के टाइम में क्या हुआ, तो कई बार ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। साथ ही डोनर रिलायंस भी है, जो यहाँ पे डोनर है डोनेट करते हैं वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन में, उनकी भी रिलायंस है, यानी कि ये 30 से 60% आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे कंट्रीज़ है जो कि फाइनेंस करते हैं, तो उनकी तरफ भी थोड़ा सा इनका झुकाव होता है। साथ ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग पॉसिबल है और स्ट्रेंथन करना होगा जो WHO की एबिलिटी है कि वो यहाँ पे काम बेटर तरीके से कर सके और ग्लोबल हेल्थ के लिए जो है वो लीड करे, क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे ग्लोबल हेल्थ का ख्याल रखती है, तो इसलिए इनको ये काम करना होगा। कंक्लूजन कहा जा रहा है कि जो कोविड-19 क्राइसिस है, इन्हीं के साथ आप देखो कि यहाँ पे फंडामेंटल इंपॉर्टेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, वो भी ग्लोबल डिटेक्शन, रिस्पांस और कोऑर्डिनेशंस के लिए, जो भी यहाँ पे सिर्फ WHO के द्वारा सारे मेंबर स्टेट के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है, प्ले किया जा सकता है। बट कोई भी मिशन का अगर डिलीवरी देखें तो ये साउंड फाइनेंशियल हेल्थ मांगती है, यानी कि आप देखो कि हमारे देश में भी बहुत सारी स्कीम है, जैसे कि PM किसान ही आप लोग देख लो, बेचारे किसान लोग को जो है एक साल में 6000 ही देनी है, लेकिन इसमें भी सरकार रोती रहती है क्यों, बट सरकार का भी यहाँ पे कंप्लेन होता है कि उनके पास फंड की कमी है। तो यही प्रॉब्लम है कि WHO के पास भी अगर फंड की कमी होगी तो वो जो भी यहाँ पे स्कीम्स वगैरह को अगर यहाँ पे आप देखो कि इम्प्लीमेंट करना है तो वो कैसे यहाँ पे कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे कमिट किया गया है कि एक सस्टेनेबल फाइनेंसिंग होनी चाहिए, ऐसा तरीका होना चाहिए कि हर टाइम WHO के पास जो है फंडिंग अवेलेबल हो सके, जिससे कि हमारे पूरे वर्ल्ड जो है वो सेफ और हेल्दियर वे में हो। ठीक है, तो ये बातें हैं। बिगेस्ट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया जाता है वो US के द्वारा है, फिर सेकंड है चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी। अब देखिए WHO का बात यही है कि WHO को सबसे ज़्यादा जो फंडिंग देती है वो US और चाइना देती है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे चाइना को कहीं ना कहीं फेवर किया जाता है, US को कहीं ना कहीं फेवर किया जाता है WHO के द्वारा, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है कि नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं कि अदर परसिस्टिंग चैलेंज कहा जा रहा है कि WHO के पास और क्या परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी तो है कि डिफाइंड फंक्शन की कमी है, कि WHO का काम क्या क्या है एटलीस्ट वो डिफाइंड तो होना चाहिए। एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि WHO का क्या क्या फंक्शन है। जैसे एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, चाहे वो ट्रीटी हो, रेगुलेशन हो, जैसे कि इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन है, WHO रेजोल्यूशन है, ऑपरेशनल प्रैक्टिस है, तो ये सब आप देखो कि कहीं ना कहीं WHO की पावर दर्शाती है, बट फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे इनकी फंक्शन लिमिट या फिर डिफाइंड नहीं है। रिकमेंडरी पावर है यहाँ पे, आप देखो WHO की जो अथॉरिटी है ना वो रिकमेंड करती है, यानी कि हमेशा आप देख सकते हो कि रिकमेंडेटरी इन नेचर है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि इनकी जो भी रिकमेंडेशन दी जाती है वो बाइंडिंग इन नेचर है, या फिर इनकी जो भी यहाँ पे बातें की जाती है वो बाइंडिंग है। नो, रिकमेंड करते हैं, सामने वाले को मानना मानिए, नहीं मानना मत मानिए।
कैपेसिटी टू वर्क इन आउटब्रेक, यहाँ पे आप देखो कि कोई भी तरीके का आउटब्रेक है, जब ये अभी पैंडेमिक आपने देखा तो कितना ज़्यादा यहाँ पे काम करना पड़ा WHO को, सर्विलांस करना पड़ा, मॉनिटर करना पड़ा, इवोल्यूशन करना पड़ा, इवन डेवलपिंग गाइडेंस भी देना पड़ा मेंबर स्टेट को। तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लाइफ थ्रेटनिंग एपिडेमिक है यहाँ पे, जैसे अच्छा एक चीज़ और, एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आप लोग को रिवाइज़ करना चाहिए ना, मैं पहले भी इसके बारे में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप देखो कि डायरेक्ट जो है इंटरनेशनल रिस्पांस नहीं कर सकते हैं, इनकी भी कमी आपको देखने को मिलेगा जो लाइफ थ्रेटनिंग एपिडेमिक है। पेंडेमिक और एपिडेमिक में डिफरेंस ये होता है कि एपिडेमिक कहने का मतलब है कि एक ऐसी महामारी, एक ऐसी डिजीज़ का आउटब्रेक होना जो कि एक सर्टेन एरिया तक ही हो, ठीक है, एक ही कॉन्टिनेंट में हो, उसमें भी कुछ एरिया तक हो, जैसे जाइका वायरस, इबोला वायरस वगैरह। लेकिन जो कोरोना वायरस है वो आप देखे हो कि कम टाइम में ज़्यादा लोगों को यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ, और साथ ही ये जो है कम टाइम में ज़्यादा कॉन्टिनेंट में ये स्प्रेड भी हो गया। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे जो है WHO में जो कैपेसिटी है काम करने का आउटब्रेक पे, ये आपका जो है ब्यूरोक्रेसी में रियलाइज़ होते हैं, रीजनल ऑफिसेज में रियलाइज़ होते हैं ये कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें, डायरेक्ट इनका कंट्रोल करने का भी पावर नहीं है। तो ये सब ऐसी चैलेंजिंग है जो कि WHO को बताया जा रहा है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रपोज किया गया है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल, तो ये है क्या, इसके बारे में समझिए। WHO की जो वर्किंग ग्रुप है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग कॉल, ये यहाँ पे प्रपोज किया गया है मेंबर्स के लिए एक कॉल है कि मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन करना है, जिससे कि यहाँ पे 50% तक का जो एजेंसी कोर बजट है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो सके, राइज हो सके, वो भी 2028 से, जो कि 20% कम है अभी आप देखने को मिलेगा। तो दूसरे कंट्रीज़ का क्या टेक है, USA का क्या कहना है, US गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो रिफॉर्म है ये इसके अगेंस्ट में है, बिकॉज आप देखो कि WHO का एबिलिटी है कि वो कन्फ्रंट फ्यूचर करे, जो थ्रेट आगे आने वाले दिनों में है उसको यहाँ पे कन्फ्रंट करे, और इसी में आपका चाइना भी है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एक अलग तरीके का फ़ंड यहाँ पे क्रिएट कर दे, ये चीज़ कहा जा रहा है। ब्राज़ील के द्वारा कहना है कि WHO को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए अदर तरीके से, जिससे कि वो फंड रेज कर सके, जैसे कि सर्विस वगैरह को चार्ज करे, कॉस्ट वगैरह कम कर दे, रीलोकेटिंग ऑपरेशंस करे जो कि चीपर कंट्रीज़ में है। तो कुछ और फंड का यहाँ पे क्राइटेरिया होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सारे देशों को मैंडेटरी कर दे कि हाँ इतना तो आपको पे करना ही है। तो ये सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल के अगेंस्ट में आपको देश देखने को मिलेगा। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मॉडल ये है क्या, तो एटलीस्ट अब आप इसको बता सको कि एक ऐसा मॉडल जो कि हर एक मेंबर का देश को यहाँ पे इक्वल तरीके से एक लिमिट है उस हिसाब से तो यहाँ पे देखिए कितने ही देश है जो कि इंडिपेंडेंट तरीके से यहाँ पे आपका जो है फाइनेंस कर पा रहे हैं WTO को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ ही कंट्री है, US है, चाइना है, जापान, जर्मनी, UK, फ्रांस, इटली और ब्राज़ील। दैट्स इट। इतनी ही कंट्री यहाँ पे आप देखो कि पे कर पा रहे हैं, मीन्स फंड यहाँ पे प्रोवाइड कर पा रहे हैं, बाकी सारे देश तो इसलिए ये मैंडेटरी करने की बात की जा रही है। ओके, तो यहाँ पे हो गई हमारी WHO के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे यूक्रेन क्राइसिस। तो इसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी लेंथी आर्टिकल है और इसमें काफ़ी कुछ आपको बैकग्राउंड पता चल जाएगा जो आज की डेट में यहाँ पे रशिया और यूक्रेन के बीच में काम हो रही है। तो रिसेंटली क्या है कि US के द्वारा ये रशिया को वार्न किया गया कि वो यूक्रेन में इंटर ना करे, और दोनों कंट्रीज़ को ये कहा गया है कि एक सेट ऑफ एग्रीमेंट में आए कि यहाँ पे जो सेपरेटिस्ट वॉर चल रहा है रशियन स्पीकर्स के द्वारा ईस्टर्न यूक्रेन में, तो ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो सके। तो अब यहाँ पे देखिए US का इस तरीके से जो डायलॉग दिया गया है उसके लिए यहाँ पे रशिया भड़क गया है। रशिया को लग रहा है कि यहाँ पे पूरी कहानी क्या है ये मैं बताऊंगी। आप देखो क्या हो रहा है कि बहुत मंथ से, इट मीन्स कि बहुत अभी आप 3-4 महीने से देख रहे हो कि रशिया जो है वो मोर देन 1 लाख ट्रूप्स जो है वो यूक्रेन के ईस्टर्न बॉर्डर में, ये जो बॉर्डर है यहाँ पे यूक्रेन के जो ईस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे रशिया अपने ट्रूप्स को ला के रख दिए, और US ऑफिशियल के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है। ये जो एक्शन है ना ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है जो कि वेस्टर्न और यूक्रेन ऑफिशियल्स के लिए है कि रशिया कहीं ना कहीं यूक्रेन में इंटर कर सकता है। साथ ही रशिया के द्वारा ये डिनाई किया जा रहा है कि उनका कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है कि यूक्रेन में वो इंटर करे। ठीक है, तो रशिया के द्वारा बराबर इस चीज़ को यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपका डिनाई किया जा रहा है। लेकिन आप ये समझिए, मैप में थोड़ा देखिए, ये है रशिया। रशिया आप देखो कि पहले USSR था, USSR था, ठीक है, उसके बाद रशिया जो है धीरे धीरे टूटते गया तो बहुत सारे देश इससे निकलते गए। उसी में आप देखो ये यूक्रेन है, पहले यहाँ पे जो है ये यूक्रेन है, और यूक्रेन का जो ये निचला पार्ट है क्रीमिया, इसको रशिया ने अपने हथिया लिया है। ठीक है, इसको अपने अंडर में कर लिया है। अब ये जो सी ऑफ एजोव है, कई बार ये पूछा जाता है, तो सी ऑफ एजोव आप देख सकते हो कि ये यूक्रेन, क्रीमिया और रशिया के बीच में, तो ये भी पूरी तरीके से सी ऑफ एजोव में पावर किसका है, तो रशिया का है। साथ ही यहाँ पे डोनेस्टिक है और साथ ही वोरोजनेंस है, ये दो ऐसा जगह है यूक्रेन का जो कि पूरी तरीके से रशिया ने इसको अपने अधीन ले लिया है और इसको इंडिपेंडेंट राज्य जैसा घोषित भी किया है। तो ये चीज़ है यूक्रेन की। अगर यहाँ पे आप देखो कि कैपिटल क्या है, तो कीव है।
ये भी ध्यान रखना है। और यूक्रेन की जो नेबर कंट्री है इसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका मैप से ज़रूर बन सकता है। ये है बेलारूस, मोल्डोवो, रोमानिया, बुल्गारिया, सॉरी यहाँ पे सिर्फ आपका मोल्डोवो है, ठीक है, और ये रोमानिया है। उसके बाद आपका क्रीमिया है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि ये यूक्रेन को यहाँ पे बॉर्डर करते हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि मेनली बात क्या हुआ। 2013 में जो यूक्रेन के उस समय के प्रेसिडेंट थे यहाँ पे यानुकोविच, उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था ना कि वो यहाँ पे एक एसोसिएशन जो एग्रीमेंट था उसके अगेंस्ट में थे कि वो इसको साइन नहीं करेंगे। यूरोपियन यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट था जिसको कि उस समय के जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे वो साइन करने के अगेंस्ट में थे। फिर यही बात जो है नेक्स्ट ईयर 2014 में क्या हुआ कि यूक्रेन के पार्लियामेंट में जो है यहाँ पे ये जो उस समय के प्रेसिडेंट थे उनको इम्पीच किया गया, और जो कि यहाँ पे क्वीव में चले गए थे, ठीक है, भाग गए थे। फिर उसके बाद जो है मार्च 2014 में क्या हुआ, रशिया क्रीमिया में एनेक्स कर लिया, यानी कि क्रीमिया को अपने अधीन ले लिया। एक ऑटोनोमस पेनिसुला है सदर्न यूक्रेन का, जैसे आप देख सकते हो ये सदर्न यूक्रेन है और पेनिसुला है। पेनिसुला कहने का मतलब है कि ऐसा रीजन जो कि 3 साइड से पानी से घिरा है, ठीक है। तो हमारा भी आप देखते हो कि सदर्न इंडिया जो है वो भी पेनिसुला है, 3 साइड से पानी से घिरा है। तो ये भी क्रीमिया भी उस तरीके से है जो कि 3 साइड से पानी से घिरा है, और यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग रशियन रॉयल्टी के साथ, लॉयल्टीज़ के साथ यहाँ पे इसको हड़प लिया गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई 2014 में। शॉर्टली क्या हुआ इसके बाद कि प्रो रशियन सेपरेटिस्ट जो थे यूक्रेन, डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन में, उनको भी यहाँ पे इंडिपेंडेंस यहाँ पे घोषित कर दिया गया रशिया के द्वारा। यूरोपियन यूनियन और जो यूएस है और अदर कंट्रीज़ है वो कुछ सेक्शन तो रशिया के ऊपर लगाए, साथ ही यूरोपियन यूनियन और जो यूक्रेन की यहाँ पे जो इस एग्रीमेंट थी ये भी आपका 2017 से फोर्स में आ गया। 2014 में क्या हुआ कि एक पीस प्लान चला, यानी कि जो ईस्टर्न यूक्रेन था, ईस्टर्न यूक्रेन याद रखिएगा, यहाँ पे 2 शहर है जो कि है डोनेट्स्क और यहाँ पे वोरोनेस, तो इसको यहाँ पे इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया गया है रशिया के द्वारा। और रशिया अपनी ट्रूप्स जो है इन दोनों जगह पे पूरी तरीके से फैला चुका है। क्रीमिया तो इसका है ही, ब्लैक सी में ये अपना अधिकार जताता ही है, और साथ ही साथ यहाँ पे सी ऑफ एजॉव तो इसी का है। तो हर तरीके से आप देख सकते हो कि यूक्रेन को यहाँ पे घेरा हुआ है, और बेलारूस में भी कई सारे ट्रूप्स जो है रशिया के द्वारा यहाँ पे भी बैठाए हुए हैं। तो हर तरीके से आप देख सकते हो कि अगर रशिया चाहे तो यूक्रेन पे अपना हक ज़रूर जता सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि 2014 में एक पीस प्लान चला। फिर उसके बाद आप देखो कि कंटिन्यूस यहाँ पे फाइटिंग चल रही थी, और 2015 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशिया यूक्रेन जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप है, और जो लीडर है 2 प्रो रशियन सेपरेटिस्ट रीजन का, उनके द्वारा 13 पॉइंट एग्रीमेंट पे साइन किया गया था 2015 में, ठीक है, और मिन्स्क में। फिर जो लीडर थे फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन और रशिया के, वो यहाँ पे एग्री हो गए कि चलो न्यू सीज फायर है, यानी कि आपस में बैठ के बात कर लो। एक पैकेज ऑफ मेजर्स है जिसमें कि मिन्स्क एग्रीमेंट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। मिन्स्क सेकंड यहाँ पे एग्रीमेंट करने की, इसके ऊपर यहाँ पे साइन करने की बात की गई। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के फिगर के अकॉर्डिंग देखें तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे 3000 कॉन्फ्लिक्टेड रिलेटेड जो है सिविलियन डेथ हुए हैं यूक्रेन के ईस्टर्न वाले एरिया में 2014 से। इट मीन्स कि जब से यहाँ पे 2014 में क्रीमिया को रशिया हथियाया है, उसके बाद से जो यहाँ पे यूक्रेन का जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे 2014 से लेकर आज तक जो है यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 3000 से ज़्यादा जो यहाँ पे लोग हैं वो मारे गए हैं कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड इश्यूज़ में। अब देखते कि ये क्राइसिस जो आज की डेट में है ये कैसे अकर हुआ। तो 2008 में क्या हुआ कि यूक्रेन के द्वारा जो कहा गया कि वो नाटो को इनिशिएट करेगा। नाटो एक ग्रुप है जिसमें कि 30 मेंबर है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 मेंबर कंट्रीज़ है। तो सॉरी मुझे थोड़े से कफ एंड कोल्ड हो रखे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको वॉइस में मेरी देखने को मिलेगी, थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। 1-2 दिन में ठीक हो जाती है तो फिर हम लोग वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। तो यूक्रेन ने जैसे ही यहाँ पे इनिशिएट किया कि वो नाटो को ज्वाइन करेंगे, तो फिर इसके बाद जो है रशिया का यहाँ पे कंसर्न निकल कर आने लगा, क्योंकि आप देखो नाटो में यूएस है, सारे कंट्रीज़ है, अधिकतर 30 कंट्रीज़ है। तो रशिया नहीं चाहता कि यूएस जो है वो इसके नज़दीक आए। तो यहाँ पर यूक्रेन का नाटो ग्रुप को ज्वाइन करने का मतलब है कि रशिया वगैरह, यूएस वगैरह सब जो है वो आराम से यहाँ पे आकर अपना ट्रूप्स रख सकते हैं, या फिर यूक्रेन को अगर कोई परेशानी हो तो 30 मेंबर्स जो ऑलरेडी है नाटो के वो भी यहाँ पे रिटेलिएट करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गई। फिर 2013 में क्या हुआ कि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने यहाँ पे अपनी टॉक को सस्पेंड कर दिया कि वो यूरोपियन यूनियन से बात नहीं करेंगे, और फिर अपनी जो टाइज थी रशिया के साथ उसको फिर रीअफर्म किया। 2014 में क्या हुआ कि रशिया तो है देखते देखते क्रीमिया को अपने अंदर में हथिया लिया एक रेफरेंडम के बाद। रेफरेंडम कहने का मतलब है कि किसी देश के जितने लोग हैं ना, तो उनसे पूछा जाना कि वो क्या चाहते हैं, तो रशिया का साथ चाहते हैं या फिर यूक्रेन का साथ चाहते हैं। तो अगर मैक्सिमम लोग यहाँ पे वोट कर दें और वो ये कहे कि वो रशिया के साथ जाना चाहते हैं, तो फिर रेफरेंडम के थ्रू यहाँ पे रशिया ने क्रीमिया को हथिया लिया।
फिर 2017 में क्या हुआ कि यूक्रेन और जो यूरोपियन यूनियन है उनके द्वारा एक एग्रीमेंट साइन किया गया कि मार्केट वगैरह ओपन किया जाएगा, साथ ही वीज़ा फ्री ट्रैवल यहाँ पे किया जाएगा। 2018 में क्या हुआ कि रशिया के द्वारा एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया गया जो कर्च स्ट्रेट है उसमें, और जिसके कारण जो है यूक्रेन में जो पानी जाता वाटरवेज जा रहा था उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया गया। 2021 में क्या हुआ कि रशिया जो है वो यूक्रेन डिमांड करने लगा कि वो यूक्रेन जो है वो नाटो का पार्ट ना बने। 2022 में क्या हुआ कि यहाँ पे यूएस और जो रशियन ऑफिशियल है वो यहाँ पे जेनेवा में मिले, बट इश्यूज जो है, ये जो इशू था कि यूक्रेन यहाँ पे नाटो ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा, तो ये इशू जो है अनरिजॉल्व रहा। इसी को देखते हुए रशिया जो है जितनी गुस्सा थी उसको कि यूक्रेन जो है उसका बात नहीं मान रहा, और यूक्रेन को वो नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से नाटो को वो ज्वाइन करे, तो यही कारण है, यही डराने धमकाने के लिए आप देख रहे हो आपकी क्या तहलका मच रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्या कंसर्न है कि यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसके लिए, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे रिलेशन है यूएसए के साथ वो यहाँ पे डिट्रॉइट होगा। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है यूक्रेन में, ये रिस्क फर्दर है कि यूएस रशिया की जो रिलेशन है वो यहाँ पे ख़राब होगी और ग्रेटर एस्केलेशन देखने को मिलेगा। अगर रशिया ने अपनी प्रेजेंस को यूक्रेन में बढ़ाया और नाटो कंट्रीज़ जो है उस तरीके से बढ़ाया, तो फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो और बढ़ जाएगी यूएस और रशिया के बीच में। साथ ही नाटो का फोकस जो है वो यहाँ पे अगेंस्ट शिफ्ट हो जाएगा यूरोप पे। तो एक आप देख सकते हो, तो जिस तरीके से क्राइसिस हो रही है यूक्रेन में, ये आने वाले जो है रिसेंट एफर्ट्स जो यूएस के द्वारा और नाटो के द्वारा लगाई जा रही थी, तो उनकी जो एफर्ट्स है वो यहाँ पे थ्रेटेंड हो गई है कि वो अपनी जो अलायंस अटेंशन है वो यहाँ पे शिफ्ट करे। पहले तो क्या था कि जो चाइना जिस तरीके से अपना दबदबा बना रहा था, बढ़ा रहा था, उस हिसाब से जो है सिक्योरिटी चैलेंज बढ़ते जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे जो उनका जो प्रायोरिटीज़ है वो शिफ्ट हो रहा है। सैंक्शन इम्पोज किया जाएगा, जो वेस्ट है वो यहाँ पे काफ़ी सैंक्शन वगैरह इम्पोज कर रहे हैं रशिया के ऊपर आफ्टर द सीजर्स ऑफ क्रीमिया। तो क्रीमिया के बाद भी आप देखो कि रशिया को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे एक कह सकते हो कि आप यहाँ पे आइसोलेशन झेलना पड़ा था, तो ये भी फिर से हो सकता है। साथ ही आप देखो कि एक नॉर्ड 2 स्ट्रीम जो है वो यहाँ पे बिल्डअप हुआ था, तो नॉर्ड स्ट्रीम जो 2 पाइपलाइन है वो जर्मनी तक यहाँ पे बनाया गया। तो नॉर्ड 2 जो स्ट्रीम है ये वन ऑफ द 2 पाइपलाइन है जो कि रशिया अंडर वाटर यहाँ पे पाइपलाइन बना रहे हैं बाल्टिक सी में, और एडिशनल जो है लैंड बेस्ड पाइपलाइन नेटवर्क है जो कि यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप से लेकर, जिसमें कि यहाँ पे ईस्टर्न यूरोप है वहाँ तक रन करेगा, जिसमें यूक्रेन भी आता है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है। ये पाइपलाइन है जो कि रशिया के द्वारा बनाया जा रहा है। एनर्जी क्राइसिस भी हो सकती है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। यूरोप जो है ये वरीज है कि रशिया विल टर्न डाउन द गैस और ऑयल सप्लाई, यानी कि जो रशिया के द्वारा यहाँ पे गैस और ऑयल सप्लाई किया जाता है वो यहाँ पे ख़त्म कर दिया जाएगा या कम कर दिया जाएगा, जिसके कारण एनर्जी क्राइसिस हो सकती है। साथ ही ग्लोबल पीस की भी बात की जा रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें टेंशन काफ़ी बढ़ते जा रहा है, जो रशिया का रिलेशन है यूएस के साथ और यूरोप के साथ। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एक कॉपरेशंस भी होगा जिसमें कि इशू वगैरह जो है वो टेररिज्म को लेकर है, आर्म्स कंट्रोल को लेकर है और पॉलिटिकल सोल्यूशन को लेकर है जो कि सीरिया में है। ठीक है, कंसर्न क्या है इंडिया का, इंडिया का पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश में अगर क्राइसिस चल रही है, कहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वर्ल्ड वॉर 3 क्यों ना हो जाए, बट उसका क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट है इंडिया में, हमें उससे मतलब होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि हमारा जो रिलेशन है, अगेन आप देखो रशिया के साथ भी हम लोग तो काफ़ी अच्छे फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर रखे हैं कि उनके दुख सुख में हम लोग साथ देंगे, और यूएस के साथ भी हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा है। तो हमारा रिलेशन इन 2 कंट्रीज़ के साथ काफ़ी अच्छा है, तो हमें मेंटेन करना होगा। साथ ही इंडिया के द्वारा यहाँ पे न्यूट्रलिटी मेंटेन करना होगा जो भी ईस्टर्न यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आप ये भी देख सकते हो कि यूक्रेन को लेकर जो है यहाँ पे वोट करना था, तो उससे हम लोग एब्सटेन कर दिए। इट मीन्स कि वोट ही नहीं किए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। और इंडिया का जो पोजीशन है, जिस तरीके से यूक्रेन क्राइसिस चल रही है, यहाँ पे हमारा डिज़ायर है कि हम लोग यहाँ पे क्लियर रखें, यानी कि जो बिग पावर राइवलरी है रशिया और यूएसए जो कि सबसे बड़ी पावर है, पावरफुल कंट्री है, वो दोनों जिस तरीके से लड़ रहे हैं उनमें जो भी परेशानी है वो आपस में ही रखें, हम लोग उसमें किसी भी तरीके का इंटरफेयर नहीं करने वाले हैं। S-400 डिलीवरी और यूएस फेवर भी आप देख सकते हो। इस क्राइसिस से क्या होगा कि इंडिया की जो परचेज़ है, हम लोग रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद रहे हैं, तो वो अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है, और इंडिया का होप है कि यूएस का जो सैंक्शन है इसके ऊपर वो यहाँ से हट जाएगा, और रशिया चाइना जो यहाँ पे है वो रिलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो कि कई दिनों से ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब से यूएस ने सैंक्शन लगाना स्टार्ट किया रशिया के ऊपर, तब से रशिया जो है ना वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया है चाइना की तरफ। तो इस तरीके का अगर यहाँ पे रशिया बराबर इस तरीके का अगर यूएसए अगर बराबर रशिया के अगेंस्ट में खड़ा होगा, तो ऑब्वियस है कि रशिया को अपना नया फ्रेंड ढूंढना होगा, जो कि चाइना ही सबसे बेटर फ्रेंड उनको लगता है। तो क्राइसिस जो है इससे क्या होगा कि मॉस्को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा फ्रेंड में, जो कि चाइना है, और एक रीजनल ब्लॉक यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो रशिया ऑलरेडी आप देख सकते हो कि एवर से इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट को लेकर और जो क्वाड कंट्रीज़ यहाँ पे बने हैं उसको भी लेकर, साथ ही इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है रशिया उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पे
रशिया में जो इन्वेस्टमेंट है हमारी उसमें भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इंडिया का प्लान है रशिया के एनर्जी सेक्टर में और डेवलपमेंट करने में, जो कि फार ईस्ट में है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो स्पेशली जो है यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स को लेकर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फॉल आउट होंगे। तो न्यू सेक्शन से आप देख सकते हो सैंक्शन अगर लगाई जाएगी तो रशिया को एक्सक्लूड किया जा सकता है, वो भी स्विफ्ट पेमेंट यहाँ पे सिस्टम जो है उससे। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि बहुत सारे एनालिसिस्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये एक क्लियर शिफ्ट है, यानी कि जो हमारे ग्लोबल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट का है वो यूनिपोलर जो पीरियड है यूएस को लेकर, यूएस आप जानते हो कि हर एक कंट्री पे अपना डोमिनेंस दिखाता है, तो अब इससे थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक सोल्यूशन है इस कॉन्फ्लिक्ट का कि जो मिन्स्क सेकंड एग्रीमेंट है 2015 का, ये ऑटोनॉमी यहाँ पे क्रिएट करेगा, जितने भी यहाँ पे आप देखो कि यूक्रेन के अंडर में है या फिर इंटरनेशनल गारंटी के अंडर में, तो एक तरीके का अब यहाँ पे ऑटोनॉमस ज़्यादा निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये एक बात कही गई है। साथ ही अगर हम लोग देखें कि रशिया का इंटरेस्ट यूक्रेन में है तो इसके पीछे क्या रीज़न है, तो सबसे पहला है नाटो सपोर्ट है यूक्रेन को। तो रशिया जो है इस तरीके का एफर्ट से हैप्पी नहीं है कि जो यूएस और यूरोपियन यूनियन है वो यहाँ पे यूक्रेन को जो है यूएस लीड मिलिट्री अलायंस में इंडक्ट कर रहे हैं, जो कि नाटो का है, तो इससे रशिया को प्रॉब्लम है। अब रशिया का जो व्यू है वो ये है कि किस तरीके से यूक्रेन को जो है नाटो से हेल्प मिल रही है इन टर्म्स ऑफ वेपनरी, हथियार वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह, पर्सनल वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है यूक्रेन को नाटो ग्रुप से मिल रहा है। अब ये जो नाटो ग्रुप से मिल रहा है इससे क्या हो रहा है कि रशिया को अपने खुद के सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट दिख रहा है। 2018 में क्या हुआ कि यूक्रेन जो है वो नाटो को ज्वाइन कर लिया और एक सीरीज़ ऑफ लार्ज स्केल एयर एक्सरसाइजेज जो है वेस्टर्न यूक्रेन में देखने को मिला, और यहाँ पे यूक्रेन को एक्यूज़ किया गया कि वो अपनी ट्रूप्स नंबर को यहाँ पे बूस्टअप कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, और वो एक अटेम्प्ट लेना चाहते हैं कि डॉनबास रीजन में फिर से वो रीटेक करें। तो ये भी एक एलिगेशन लगा था यूक्रेन के द्वारा यूक्रेन के ऊपर, तो यूक्रेन ने इस एलिगेशन को यहाँ पे डिनाइन कर दिया। हिस्टोरिकल टाइज की अगर हम लोग बात करें तो रशिया का डीप कल्चर, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल बाउंड है यूक्रेन के साथ। इट मीन्स कि जैसा हमारा श्रीलंका के साथ रिलेशन है वैसे ही रशिया का यूक्रेन के साथ रिलेशन है। तो बहुत तरीके से आप देखो कि यूक्रेन जो है ना वो सेंट्रल है रशिया के आइडेंटिटी को लेकर और विजन को लेकर। साथ ही रशियन डायस्पोरा भी है। अगर आप देखो बहुत सारे रशिया के जो टॉप कंसर्न है वो यहाँ पे चाहते हैं कि वेलफेयर ऑफ जो 8 मिलियन इथनिक रशियन जो है जो यूक्रेन में रह रहे हैं। 2018 के सेंसस के हिसाब से ये बताया जा रहा है कि मोस्टली सदर्न और ईस्ट में, और मॉस्को जो है ये भी एक ड्यूटी क्लेम कर रहे हैं कि किस तरीके से इन सारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और यूक्रेन में जो एक्शन है वो लिया जा सके। साथ ही सुपर पावर इमेज भी है। आप देखो सोवियत कोलैप्स के बाद जो यूएसएसआर था, इसके कोलैप्स के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे रशियन पॉलिटिशियंस जो है वो यहाँ पे यूक्रेन के साथ डिवोर्स जैसा देखते हैं, और डिवोर्स जो हो गया है वो एज ए मिस्टेक कहते हैं कि हिस्ट्री का एक मिस्टेक है, और रशिया की स्टैंडिंग जो एज ए ग्रेट पावर है उसके ऊपर भी थ्रेट है कहीं ना कहीं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारा रीज़न है कि जो रशिया आज के डेट में यूक्रेन में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। सबसे पहले क्या है कि यूक्रेन को अपने अधीन लाना चाहता है, क्योंकि यूक्रेन जो है आज के डेट में उनको नाटो कंट्रीज़ की सपोर्ट है। साथ ही हिस्टोरिकल टाइस है यूक्रेन में, साथ ही यूक्रेन में रशिया के लोग भी रहते हैं, सेम एज जैसे कि हमारे लोग जो है हमारे पड़ोसी देश में रहते हैं। सुपर पावर इमेज भी है रशिया का, अगर ये नहीं होगा तो फिर सुपर पावर का जो इमेज है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। अब इसी के साथ दूसरी बॉक्स में है कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, तो इसके बारे में आप समझो कि ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि 57 मेंबर है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के। ये क्या करते हैं ना कि सिक्योरिटी रिलेटेड जो कंसर्न है, जैसे कि आर्म्स कंट्रोल करना है, नॉन प्लोरिफरेशन है, काउंटर टेररिज्म करनी है, डेमोक्रेटाइजेशन करनी है, ह्यूमन राइट्स करनी है, तो इन सारे सेक्टर्स में इनके द्वारा जो है यहाँ पे काम किया जाता है। ये क्या करते हैं कि माइग्रेशन को रेगुलेट करते हैं कि एक देश से दूसरे देश में जो लोग आते हैं विद पर्पस, उनको यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है सिक्योरिटी के पर्पस से। साथ ही लीगल माइग्रेशन को फैसिलिटेट करते हैं कि कानूनी तौर पर जो सही है, जो माइग्रेट कर रहे लोग, चाहे वो शिक्षा ग्रहण करने के लिए या फिर जॉब बेटर करने के लिए, तो उस तरीके को यहाँ पे लीगलाइज करना है, लीगल माइग्रेशंस को जो है यहाँ पे फैसिलिटेट करना है। साथ ही लोग और जो कम्युनिटीज़ है उनको सपोर्ट करना है। तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, रिफ्यूजी रेफरल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे फोकस किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप में। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूक्रेन क्राइसिस। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बाकी हम लोग फेब मंथ की जब यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो उसमें और भी एंगल आपको देखने को मिलेगा जो अभी चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमारी ये आर्टिकल कंप्लीट होती है। अब आते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट्स। 2-3 यहाँ पे न्यूज़ है। सबसे पहले है पाकिस्तान के द्वारा पहला यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो कि 2022 से इस साल स्टार्ट हुआ है, 26 तक चलेगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी की बात की जा रही है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में क्या हालत हो रही है आज की डेट में। तो पाकिस्तान की अगर हम लोग न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, तो ये कहा गया कि इंडिया का डिसीजन है कि वो स्पेशल स्टेटस जो हटा दिए है जम्मू एंड कश्मीर का 2019 में, और ये चीज़ पाकिस्तान के द्वारा कहा जा रहा है कि ये इलीगल है, गैर कानूनी है,
और यूनिलैटरल है कि सिर्फ इंडिया के द्वारा ये डिसीजन लिया गया, और एक आरोप है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स जो है वो यहाँ पे ह्यूमन राइट अब्यूसेस कर रहे हैं और लोग जो कश्मीर में रह रहे हैं उनकी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही है। हमारा क्या स्टैंड है, हम लोग ये कह रहे हैं कि कश्मीर जो है भाई वो हमारे देश का पार्ट है और हम लोग यहाँ के लोग रहने वाले लोगों की वेलफेयर चाहते हैं। उसको देखते हुए जो है हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पे इस तरीके से जो यहाँ पे आपका स्टेटहुड का दर्जा था, स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा था वो हम लोग यहाँ पे ख़त्म कर दिया है और साथ ही यहाँ पे एक अप्रोप्रिएट टाइम पे हम लोग इसको ग्रांट भी करेंगे। ठीक है, स्टेटहुड का दर्जा ग्रांट करेंगे। आज की डेट में क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, एक जम्मू एक लद्दाख है, लेकिन फिर से इसको स्टेटहुड का दर्जा हम लोग देंगे। बॉर्डर इश्यूज़ में क्या कहना है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का, कि स्पेशल अटेंशन दिया जाएगा कि कैसे जो परसिस्टेंट बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको यहाँ पे मैनेज करे और कुछ सिक्योरिटी थ्रेट को यहाँ पे पोज करे। ठीक है, हमारा कहना है कि हम लोग यहाँ पे सारे एग्रीमेंट्स जो सीज़ फायर के ऊपर है, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल में, हम लोग उसको सारे एग्रीमेंट को यहाँ पे अवॉइड करते हैं, एग्रीड है। साथ ही ट्रेड के पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान का कहना है कि उनका एम है कि वो इंडिया के साथ ट्रेड को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं और अदर नेबर्स के साथ भी, और हमारा कहना है कि हम लोग नॉर्मल रिलेशन ही चाहते हैं, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे सारे कंट्रीज़ के साथ हो जिसमें पाकिस्तान भी आता है। ठीक है, तो ये पूरी बातें हैं यहाँ पे। अब है कि इंडिया पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन प्रिजनर, तो यहाँ पे आप देखो कि लिस्ट है यहाँ पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का जो कि एक्सचेंज किया गया है। तो एग्रीमेंट के हिसाब से अगर देखें तो दोनों कंट्रीज़ जो है एक दूसरे को इन्फॉर्म की है अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को लेकर। तो लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स देखें जिसमें कि कितने सिविलियन है, डिफेंस पर्सनल कितने हैं, फिशर्समैन कितने हैं, तो ये चीज़ें यहाँ पे कहा जा रहा है। अब आप ये देखो कि ये पाकिस्तान है, ये कजाकिस्तान है, यहाँ पे नूर सुल्तान है, ऊपर यहाँ पे आपको रशिया देखने को मिलेगा और वेस्ट साइड में यहाँ पे कैस्पियन सी है। अब आपको बताना है कैस्पियन सी से बॉर्डर करने वाले देशों के नाम। ठीक है, अब ये एक एक्सचेंज है जो कि एग्रीमेंट ऑन कंसुलर एक्सेस के तहत ये साइन किया गया, जो कि आपका ये लिस्ट जो दिया जाएगा वो 1 जनवरी से 1 जुलाई हर एक साल दिया जाएगा। इंडिया सेंट्रल एशिया की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के द्वारा यहाँ पे फर्स्ट इंडिया सेंट्रल एशिया समिट जो है वो वर्चुअल तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये अटेंड किया गया था पाँचों जो यहाँ पे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के प्रेसिडेंट के द्वारा, जैसे कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के द्वारा। जो लीडर है वो यहाँ पे अग्री हुए कि हाँ ये सबमिट मैकेनिज्म होना चाहिए और हर 1-2 साल में एक बार ये होगा। इंडिया सेंट्रल एशिया सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो न्यू दिल्ली में इसको सेटअप किया गया है और ये सेक्रेटेरिएट होगा सेंट्रल एशिया समिट का। साथ ही कंट्रीज़ जो है फर्दर कोऑपरेट करने के लिए रेडी है कि ट्रेड के फील्ड में, कनेक्टिविटी के फील्ड में, डेवलपमेंट कोऑपरेशन, डिफेंस सिक्योरिटी के फील्ड में वो एक दूसरे का साथ देंगे। साथ ही यहाँ पे एक साथ मिलकर काम करेंगे, अफगानिस्तान और चाबार पोर्ट को कैसे यूज़ करना है उस पर भी ध्यान देंगे। साथ ही अगर देखें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, चाइना जो है एक डेवलपिंग कंट्रीज़ है, इट मीन्स कि WTO के यहाँ द्वारा अब ये सबसे बड़ी कॉमेडी है कि चाइना को डेवलपिंग कंट्रीज़ का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, चाइना की स्टेटस जो है वो डेवलपिंग कंट्री है WTO के द्वारा। चाइना एक अपर मिडिल इनकम कंट्री है। फर्दर चाइना जो है वो यहाँ पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, इस तरीके का आरोप है यहाँ पे। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारे नेशंस हैं जो कि चाइना को कहते हैं कि या तो इनको यहाँ पे बेनिफिट लेने से ही रोक दो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को मिलता है, या फिर क्लासिफिकेशन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ का है उसी में पुट कर दो। तो अब देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो WTO के अंदर है उसमें क्या बातें की जाती है। तो यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ की क्या क्राइटेरिया है। मेंबर्स जो है वो खुद ही यहाँ पे अनाउंस करते हैं कि वो कैसे समझते हैं। जैसे हम लोग भारत है तो हम लोग अपने देश को एक डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसा देखते हैं। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के कैटेगरी में तो नहीं रखते। आपने ये भी सुना होगा 1-2 साल पहले कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे प्रेसिडेंट US के, तो उनके द्वारा कहा गया था कि इंडिया जो है वो डेवलप्ड नेशन है। तो इस तरीके की भी पागलपंती यहाँ चलती है। बट यही चीज़ है कि WTO के अंदर कोई क्राइटेरिया, डिफाइंड क्राइटेरिया है नहीं। देश अपने आप से डिक्लेयर करेंगे कि वो क्या चाहते हैं। अब बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए कि जैसे हम लोग भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं और चाइना भी खुद को अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ कह रहा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। एक तो यहाँ पे आप देखो SNDT मिलता है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस मिलता है कि इस कंट्रीज़ में जो है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप हो रहा है, यहाँ के लोगों को यहाँ पे कुछ फ़ायदा दिलाना है। तो उस तरीके से यहाँ पे WTO के द्वारा एक स्पेशल और जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही WTO की पैक्ट जो है वो मोर लीनियंट है और टारगेट करती है डेवलपिंग नेशन को। साथ ही यहाँ पे अदर कंट्रीज़ को भी अलाउ किया जाता है कि प्रेफरेंशियल जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये भी इनको ऑफर किया जाता है।
अब जीएसपी क्या होता है? जीएसपी एक नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है जो कि एक एग्जेम्पशंस देता है, यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस की जो प्रिंसिपल है उससे बाहर रखा जाता है। आप देखो कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि यहाँ पे एक दूसरे कंट्रीज़ को मोस्ट फेवर्ड नेशंस के भी कैटेगरी में रखते कि हाँ ये नेशंस जो है फेवर्ड है, अगर हम लोग कुछ भी जो है मेडिसिन अगर हम लोग दे भी रहे तो हमारा जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है उनको हम लोग पहले प्रेफर करेंगे कि उनको मेडिसिन देना है, और बचेगा कुचेगा तो हम लोग दूसरे कंट्री को ज़रूर देंगे। तो ये एक लेमन लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं कह रही हूँ। अब जो इस तरीके से ध्यान रखना है, लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है, डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनके बारे में अगर देखें तो WTO के द्वारा रिकॉग्नाइज़ किया गया है लिस्ट डेवलप कंट्रीज़, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन है जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा दी जाती है हर एक 3 साल में। आइडेंटिफिकेशन जो है वो 3 क्राइटेरिया में है कि पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है, ह्यूमन एसेट कितना है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ कितनी है एक्सटर्नल शॉक को लेकर। और रिसेंटली अगर हम लोग कंसर्न देखें तो ये LDC का जो स्टेटस है जो बांग्लादेश को असाइन करना, उससे ये रेज भी हुआ है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो प्लेज ले रहे हैं कि न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड करेंगे। तो अगर हम लोग जॉइंट स्टेटमेंट देखें तो UNSC के जो परमानेंट मेंबर है, 5 मेंबर है परमानेंट मेंबर, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रशिया, US, इनके द्वारा कसम खाया गया है कि वो जो न्यूक्लियर वेपन की स्प्रेड है उसको और ज़्यादा रोकेंगे, ठीक है, न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड करने के लिए। तो ये बातें यहाँ पे की गई हैं। चलिए आगे देखते हैं। मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ भी होती है जो कि यहाँ पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशंस को रोकने के लिए, साथ ही यहाँ पे जो प्रोग्रेस हो रहा है उसको प्रमोट करने के लिए। तो ट्रीटी जो कुछ है यहाँ पे वो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को बैन करती है आउटर स्पेस में, अंडर वाटर में, एटमॉस्फेयर में, जिसको यहाँ पे पार्शियल ट्रीटी टेस्ट बैन ट्रीटी कहा जा रहा है, और इंडिया इसको रेटिफाई कर चुके हैं। तो ये जितनी भी न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है जो भी ट्रीटी है, बहुत सारे 4-5 है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम लोग किसको साइन किए हैं, किसको यहाँ पे इग्नोर मारे हैं, किसको रेटिफाई किए हैं। तो साइन करने का मतलब है कि हाँ उस ट्रीटी के जो भी प्रोविज़न है उसके साथ हम लोग जो है अग्री है, और रेटिफाई करने का मतलब होता है कि उस प्रोविज़न को हम लोग अपने देश में भी फॉलो करवा रहे हैं, उसके पर्सपेक्टिव में हम लोग अपने देश में कानून लेकर आ गए। इसके बाद सेकंड है कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है। इट मीन्स कि सारे तरीके की जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन है उसको बैन करना है। ये साइन किया गया था 1996 में, बट अभी तक हम लोग इसको इंटर नहीं किए, और हमारे देश के द्वारा क्या किया गया कि हम लोग इसको साइन ही नहीं किए, क्योंकि आप देखो हमें तो न्यूक्लियर वेपन रखना होगा ना। एक साइड पाकिस्तान है जो कि बराबर यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहता है, दूसरा साइड चाइना है जो कि आप देखते हो कि हमेशा कहीं ना कहीं स्टैंड ऑफ कर देता है। तो इस तरीके से अगर सर पे दोनों तरफ से अगर दुश्मन बैठे तो ऑब्वियस है कि हम लोग यहाँ पे जो है फ्रूटी मिरिंडा लेके तो नहीं बैठेंगे, हथियार ही लेके बैठेंगे। तो इस तरीके की जो यहाँ पे आप देखते हो कि इस तरीके की जो ट्रीटी है ना उसमें काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन भी होती है। तो ये भेदभाव के कारण भी हम लोग और अपनी सेफ्टी के कारण भी हम लोग इस ट्रीटी को अभी तक साइन भी नहीं किए। थर्ड यहाँ पे ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव सेट है कि यहाँ पे पूरी तरीके से प्रोहिबिट करना है किसी भी न्यूक्लियर वेपन एक्टिविटीज़ में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना। तो हम लोग अगेन इसका पार्ट नहीं है, क्यों नहीं हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग तो यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट वगैरह करते हैं, पार्टिसिपेट करेंगे ही, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसके भी पार्टी नहीं है। काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट है। तो इंडिया के द्वारा आप देखो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है 2022 में, उसको हम लोग चेयर करेंगे और वोट भी करेंगे यहाँ पे इसके मेंबर में, इसके फेवर में, ओके। साथ ही है यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो 1000 ऑफ ट्रूप्स अगर हम लोग इससे देखें तो जो यहाँ पे कजाकिस्तान में अराइव हुए, क्योंकि कजाकिस्तान में आप देखो काफ़ी अनरेस्ट है, तो उस चीज़ को रीस्टोर करने के लिए। साथ ही कलेक्टिव जो सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये रसिया लीड यहाँ पे मिलिट्री अलायंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो कि मेंबर नेशन को ये डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। तालिबान अफगान सिविल सोसाइटी मेंबर बिगिंस ओस्लो टॉक्स। तो डिस्कशंस जो है वो यहाँ पे नॉर्वे के द्वारा फैसिलिटेट किया गया, और मेनली फोकस किया जाएगा कि अफगानिस्तान रीजन में जो ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है, उस पर यहाँ पे फोकस किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है शेरपा। तो पहली ब्रिक्स शेरपा मीटिंग 2022 में वर्चुअली हुई है। अब ये शेरपा क्या है इसको समझिए। अब ये ब्रिक्स की है तो शेरपा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शेरपा एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है लीडर्स का, जितने भी मेंबर इस कंट्री है वो भी इंटरनेशनल समिट में, जैसे कि G8 और G20 है, ठीक है। और ये कोऑर्डिनेट करते हैं एजेंडा को और कंसेशंस लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं जो भी प्री सबमिट कंसल्टेशन होती है उसमें। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स देख लेते हैं। तो इस इंडेक्स के द्वारा वर्ल्ड की जो पासपोर्ट है वो कितनी स्ट्रेंथ है उसको यहाँ पे नापा जाता है। तो नंबर ऑफ़ डेस्टिनेशंस जो है, यानी कि आपके पास अगर सिंगापुर का पासपोर्ट है या फिर इंडिया का पासपोर्ट है, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा पावरफुल है, इस चीज़ को हेलने पासपोर्ट इंडेक्स बताती है। इसको रिलीज़ किया जाता है हेलने और पार्टनर्स के द्वारा। एक ग्लोबल यहाँ पे लीडर है। इंडिया की पासपोर्ट पावर अगर आप देखोगे तो पहले से इम्प्रूव हुआ है। अब हमारी रैंक यहाँ पे 83rd है, लास्ट ईयर 98 थी, तो इसलिए 83rd है, तो हमारी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है और हमारे पासपोर्ट की जो पावर है वो इंक्रीज़ हुई है।
जापान और सिंगापुर है जो कि इस रिज़ल्ट को, इस इंडेक्स को टॉप किए हैं। और टॉप करने का मतलब है कि जापान की अगर आपके पास पासपोर्ट है, सिंगापुर की पासपोर्ट है, तो इसलिए इसका मतलब है कि आप यहाँ पे मैक्सिमम कंट्रीज़ को जो है विज़िट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पे जितनी भी टॉपिक्स थी वो मैं यहाँ पे डील कर दी हूँ। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग इकॉनमी, और आपका रिवीजन सीरीज़ भी स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी पहले की जो वीडियोस है मैं उसको मर्ज कर आपको टॉपिक वाइज प्रेजेंट कर रही हूँ, जिससे कि आप पहले का भी आप जो है रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। 3 महीना बाकी है आपके प्रीलिम्स को लेकर, तो इसलिए अब आप लोग को डट के स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी रिवीजन वगैरह भी, और आगे की लेसन भी आपको प्रोवाइड करती जाएगी। टेस्ट सीरीज़ तो है ही, तो हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। तो इस हिसाब से आप लोग अपना प्रिपरेशंस को नए मोड में लेकर आइए। ओके, तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। और इसके अलावा आपको अगर कोई भी डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।